न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा के एक ऐसे नेता हैं जो किस्मत के धनी हैं और किस्मत इतनी बड़ी, इतनी साथ में कि किस्मत ने साथ दिया, राज्यसभा पहुंच गए। भले ही अपनों ने कितनी भी कोशिश कर ली हो रोकने की, लेकिन उनकी किस्मत का साथ, पार्टी आलाकमान का आशीर्वाद, जिसकी बदौलत राज्यसभा पहुंचे और राज्यसभा पहुंचने के बाद लगातार हरियाणा के मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी से कर्मवीर बौद्ध जी मौजूद हैं। कर्मवीर जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद दत्ता जी, आप घर आए और मैं हरियाणा न्यूज टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसने मेरी सबसे पहले अगर लाइव इंटरव्यू किया तो इसी ने किया और ये पूरे देश में गया और मैं पूरा आभार प्रकट करता हूं। राज्यसभा सांसद के तौर पे पारी कैसी चल रही है आपकी? नहीं, बढ़िया। मैं जो सोशल मूवमेंट से आया था, सबसे पहले तो मैं मेरे सभी नेताओं का आभार प्रकट करता हूं। जैसा आपने भी कहा, मैं एक आम आदमी, एक आम एम्प्लॉइज और किसान का बेटा, दलित का बेटा और एक आम सोशल वर्कर को इतने बड़े पद पर ले जाकर जो ना मुझे जो जिम्मेवारी दी है, मैं सभी नेताओं का, पूरे कांग्रेस का, चाहे जननायक राहुल गांधी जी हो, खड़गे साहब हो, प्रियंका जी हो, या वेणुगोपाल जी हो, या हमारी माँ के समान सोनिया गांधी जी हो, या हमारे प्रदेश के सभी नेताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे आदमी को जिम्मेवारी दी। और जहां तक आपने बात पूछी है कि जब जिम्मेवारी के साथ मेरा और कर्तव्य बनता है कि पार्टी के प्रति और समाज के प्रति मैं बड़ी वफादारी से काम करूं, और ये मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है तो मुझे प्रतिज्ञा ली है कि मैं एक मिनट भी घर में आराम से नहीं बैठता। मैं लोगों के बीच में रहता हूं या लोगों से मिलता रहता हूं, लोगों के दुख तकलीफ को मैं साझा करता रहता हूं और मेरे लायक जितना भी प्रयास होता है मैं उनकी मदद करता रहता हूं। बिल्कुल, आप तो मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरियाणा में फिलहाल इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, इतनी परेशानियां हैं, कर्मचारी लगातार सड़कों पे है, हड़ताल कर रहे हैं, उसका समाधान फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है प्रदेश में, उसको खत्म करवाने के लिए सरकार ने पूरे प्रयास नहीं किए? नहीं, बिल्कुल। मैं इनकी लड़ाई जब से मैं नौकरी में आया था या नौकरी से पहले भी मैं पंचायत में था, इन लोगों की, इनका परिवार और हमारा घर साथ साथ रहता है, तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया, जब मैं प्रशासनिक अधिकारी था सचिवालय में, तब भी मेरे अंडर में थे, और या इन लोगों के बीच में जाता जो संगठन के माध्यम से मैं इनकी मूलभूत जो इनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी जो काम है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर अंतिम पायदान पर अगर कोई इंसान है पूरे भारतवर्ष में, वो सफाई कर्मी है। आज हमारी पार्टी जो कहती है कि भी बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि अंतिम पायदान पर रहने वाले इंसान को, आदमी को हम काम कर रहे हैं। भैया, 12 साल में आपने क्या काम किया? आज हरियाणा के अंदर इतनी दुर्दशा है कि 6 महीने से लगातार वो लोग प्रदर्शन करते हैं, आप उनको बुलाते हैं, मीटिंगें करवाते हैं, आश्वासन देते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, आज फिर वो जो ना रोडों के ऊपर अपने मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मांग भी क्या, अगर देखा जाए कि जो 14 टोटल मांगे हैं, जिसमें से 13 मान ली गई हैं। एक पक्का करने को लेके पेच जो है वो फंसा हुआ है, लेकिन कर्मचारी लगातार कह रहे हैं कि हमें पक्की नौकरी ही चाहिए। सरकार कह रही है कि फिजिबिलिटी इसकी है नहीं, लीगल हमें एडवाइस लेनी पड़ेगी, हम वो ले रहे हैं, तो तब तक मान जाएं कम से कम। आप ये देखिए, मैं भी सचिवालय का अधिकारी रहा हूँ, किससे परमिशन लेनी? कौन आएगा? पाकिस्तान से आएगा, अमेरिका से आएगा, या डोनाल्ड ट्रंप से जो ना परमिशन लेनी पड़ेगी? आपके हाथ में, आप मुख्यमंत्री हो, आपका चीफ सेक्रेटरी है, आपकी कैबिनेट है। अरे क्या बहाने बना? उनकी एक मांग है, कोई 13 मांग नहीं है, एक मांग है, रेगुलर कर दे। और भाई, आपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है, आपका प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके तमाम देश के मंत्री और राजनेता बोलते हैं कि हम अंतिम पायदान, भैया इससे हम अंतिम पायदान पर अगर कोई आदमी है तो भाई उसके पहले कर दो, उनके बाद में कर देना। अगर मेरे हिसाब से आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, यानी प्रताड़ित होते हैं ये लोग। और 7-8 हजार में भी मैं गया था जो ना तोशाम के अंदर, वहाँ काफी संख्या महिला मिली थी मुझे, 8,000 रुपये मिलते हैं उनको केवल। और तो सरकार जॉब गारंटी की बात कर रही है, सैलरी बढ़ाने की बात कर रही है, तो और तमाम चीजों के वादे सरकार कह रही है, हम करने के लिए तैयार हैं। इतने बड़े स्तर पे इतने सारे लोगों को एक साथ पक्का तो नहीं किया जा सकता है। किसने कह दिया क्या नहीं किया जा सकता? क्या उनकी पोस्टें नहीं है? या जहाँ काम करते हैं सरकार के अंदर पोस्टें नहीं है? पोस्ट क्रिएट किसने करना पड़ता है?
आप एक बार कैबिनेट बुलाएं, उसके बाद एफडी है, एक दिन में ही, मैं कहता हूं 1 घंटे का काम भी नहीं, अगर सरकार की ठीक नहीं तो किसने रोका? आप कह रहे हैं मकसद नहीं है, सरकार करना नहीं चाह रही, मंशा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। ये नहीं चाहते, इनका यूज करना चाहते थे, वोट लेना चाहते थे इन लोगों की, लेकिन उसके बाद जो लोग ये नेक नीति से करना नहीं चाहते, लोगों को भड़का रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से नौजवान बच्चों को जंतर मंतर के ऊपर पीटा, पैलेट गन से जो मारा, इवन उनके डंडों के अंदर लोहे की कील, पानी के बचावरे, गैस, इस प्रकार से हमारी जो बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, आज वही हालत सफाई कर्मियों की, महिलाओं के साथ ये लोग कर रहे हैं। उनको मुश्किल ढूंढ रहे हैं, उनके कपड़े पाड़ रहे हैं। अरे क्या मांग कर रहे हैं? कोई गलत मांग नहीं, उनकी बहुत जायज मांग है, और आप ये मांग पूरी कीजिए और बहाने बनाने छोड़िए, नहीं तो आने वाले समय में जिस प्रकार से देश का जैन जी आपसे विरोध मांग है, आपने इन लोगों की वोट ली और आज केवल एक छोटी सी मांग है, रेगुलर करना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आप रेगुलर करने, बहुत बड़ी बात है, आपने अपने मैनिफेस्टो में भी और आपने 2024 के विधानसभा के इलेक्शन में ये वादा किया था कि कम से कम जब तक हम रेगुलर करेंगे 27,000, आज करें हम तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे ये तो वादा पहले ही था, पहले आपने सरकार बनती पहली कलम से करना चाहिए था। जिस प्रकार से आपने पहली कलम से डीएससी और ओसी बनाने का काम किया, यानी वो तो बड़ी खुशी से कर दिया। आज जो डीएससी और ओसी करने के बाद समाज को आपस में लड़ाने का काम किया कि चमार खागे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं भी उसी सचिवालय का कर्मचारी दिखा रहा हूँ, कभी भी क्लास 3-4 में शेड्यूल कास्ट की नौकरियों में भागीदारी 13-14% से ज्यादा नहीं रही, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का मामला लगता है कि भी शायद उनको नहीं मिल रहा, आपने डीएससी ओसी कर दिया, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन आज क्या नोट फाउंड स्टेबल कर रहे हो? सारी शेड्यूल कास्ट की जो नौकरियां वहाँ खाली छोड़ रहे हो, ओबीसी की खालियां छोड़ रहे हो, और जो प्रदेश की नौकरियां हैं वो तुम बाहर के लोगों से भर रहे हो। अच्छा, इस सब के बीच ना आम लोग बहुत ज्यादा पिस रहे हैं क्योंकि टकराव देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन को कह दिया सरकार की तरफ से कि भाई सफाई आप अपने स्तर पर करवा लीजिए। जब जिला प्रशासन सफाई करने जाते हैं तो तमाम सफाई कर्मचारी रोकने के लिए आ जाते हैं, बल प्रयोग हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है, गंदगी हर जगह फैलाई जा रही है। तो ये जो स्थिति बन रही है ये क्यों हो रही है? आपको लग रहा है कि सफाई कर्मचारियों को भी कम से कम ये नहीं करना चाहिए कि आम लोगों को इससे परेशानी हो रही बहुत ज्यादा? नहीं, सफाई कर्मी बिल्कुल नहीं चाहते, बेचारे परेशान हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, उनके सामने भविष्य नहीं दिख रहा, और तमाम वो नहीं चाहते कि मेरे जो जनता है वो बीमार हो या हम उनके ऊपर कूड़ा बांटे। अरे छोटी सी मांग करके नक्की कीजिए, और ये तो कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। दूसरा, अगर आप नहीं कर सकते तो आज से ही तनख्वाह बगैर मीटिंग करे, बगैर फॉर्मेलिटी करे कि 14 मांग थी 13 मांग मान ली, कितनी बार 5 बार मीटिंगें हो ली हैं दत्ता जी, और जानबूझ के इनकी नीति नहीं है। तो जो पोस्टें खाली उनको रेगुलर भर्ती कर दो। अगर आपने पोस्टें खत्म कर दी किसी सरकार ने, वो पिछली सरकारों का नाम लेते हैं, तो आज तो मुख्यमंत्री आप हो, आपकी कैबिनेट आपकी है। अरे कैबिनेट बुलाकर तुरंत क्या नहीं कर सकते? नीत नहीं है बिल्कुल भी, ये धोखा है। हमारा स्पेशल कंपोनेंट बजट है, देश का कम से कम 40-42 हजार करोड़ रुपए बनता है दत्ता जी, जो है वो केवल मैं कहता हूँ 10,000 करोड़ भी खर्च नहीं करते। अगर वो ईमानदारी से वो पैसा खर्च करें तो हमारे स्वीपर कभी स्वीपिंग का काम नहीं करेंगे। अगर वो पैसा जो सरकार का पैसा हमारे स्लम एरिया पर लग जाए, रेजिडेंशियल स्कूल पर लग जाए, उनके बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लग जाए, कॉलोनियों पर लग जाए, इतना पैसा 42,000 करोड़ हरियाणा का केवल और केवल शेड्यूल कास्ट के ऊपर खर्च होना चाहिए। ये इनकी नीति नहीं है, ये आपस में लड़ा रहे हैं। आज कभी मेघवाल से चमार बना रहे हैं, चमार से मेघवाल बना रहे हैं। क्या तरीका है ये केवल शेड्यूल कास्ट की जो एकता है उसको भंग करना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि ये लोग जो आपकी घरों में काम करते थे, आपकी जो ना मैं कहता हूँ कि बंधुआ मजदूरी करते थे, आज बाबा साहब के संविधान के अनुसार ये बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद अपनी बात अपने हक मांगने लगे, वो सहन नहीं हो रहा। अच्छा, एक और बहुत गंभीर मसला, क्योंकि आप ही की पार्टी के विधायक जो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए, लेकिन अब बीजेपी के खेमे में लगातार जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, बीजेपी के मंचों पर जा रहे हैं यहाँ तक कि, और अच्छा खासा सेटिंग वहाँ पे कर लिया गया है। तो अभी आपको लग रहा है कि आपको सही में इंसाफ मिल गया? क्योंकि क्रॉस वोट वाले तो सबके सामने आ गए, लेकिन वोट कैंसिल भी हुई, वो लोग तो पता ही नहीं चले अभी तक भी कौन है कौन नहीं। नहीं, आप पहली बात तो देखिए, उन्होंने पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और अपना भविष्य खराब किया। केवल जिंदगी में एक पैसा ही बहुत बड़ी चीज नहीं होती।
जिंदगी में एक मान सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही कह रहे हैं कि पैसा तो हमें, पैसा की तो कोई बात ही नहीं है, मान सम्मान की बात थी जो कांग्रेस में मिल नहीं रहा था, हमारे इलाके का सम्मान नहीं हो रहा था, इसलिए हमने अपने इलाके के विकास के लिए बीजेपी का साथ दे दिया। पैसे की कह रहे हैं कोई बात ही नहीं है। अरे अच्छी बात है, अगर वो विकास करवा दे इस सरकार में तो बेचारे ये जो स्वीपर है रोडों पर क्यों घूमे? कौन सा काम करवा रहे हैं आप? कौन सा विकास करवा रहे हैं? कि जो सबसे अंतिम पायदान पर कौन है? शेड्यूल कास्ट। और उसमें जो शेड्यूल कास्ट जो एमएलए गए हैं, क्या कितना काम मान सम्मान मिलेगा उनको? ये छोड़िए बात, ये तो कहने की बातें हैं कि उनको कोई मान सम्मान मिलेगा। उनको खरीदा गया और कल उनको पता है कि ये जो कल आज को खरीद के आपके तुम्हारे पास आ गए, कल तुम्हारे होंगे। ये बहुत बड़े उदाहरण है हरियाणा के अंदर है कि जो एक बार इस तरह से गया उसको कभी मान सम्मान नहीं मिला। नहीं तो आपको लग रहा है कि कैंसिल वाले जो विधायक थे वो भी आपको कम से कम पता तो चलना चाहिए, या आपको पता है कि वोट किस किसने कैंसिल करवाई? नहीं नहीं नहीं, मेरी वैलिड वोट थी। वैलिड वोटों को आरओ ने जानबूझ के कैंसिल किया। अच्छा, कैंसिल वाला कोई गेम ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई कैंसिल गेम होते तो इसी इन्हीं की तरह कर देते वो भी। अगर उनकी मनसा इस तरह से होती वो तो हमने अंदर भी देखा है। ये तो चलो कोर्ट में केस है, कोर्ट निर्णय करेगा, और ये पता ही नहीं चलता कि वो वोट किसकी कैंसिल हुई है। हमने अपने आगे देखा है, आरओ ने जानबूझ के कैंसिल करी। आरओ ने ये पूरा गेम किया, लेकिन अब चलिए ये गेम तो आरओ ने किया, किसने किया क्या किया वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन एक गेम कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, वो है एक दूसरे को काटना, एक दूसरे की काट करना और गुटों में यूं ही बटे रहना। आपको लग रहा है गुटों में बटी हुई कांग्रेस कभी एकजुट हो पाएगी? नहीं, काफी प्रयास है और ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व जाते एग्जाम्पल हैं, बड़ी मुश्किल से राज्यसभा पहुंचे पार्टी के भीतर घात की वजह से ही, और 3 बार आप देखिए, 3 बार से लगातार सरकार नहीं आ रही। अब चौथा चुनाव 2029 का है, यूं ही लड़ते रहे कांग्रेसी तो कुछ हो पाएगा भला 29 में, लग रहा है आपको? नहीं, मैं मेरे साथ सभी जो आप कहते हैं सभी का मुझे प्यार मिला। नहीं, आपके साथ नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। अभी एक दूसरे से जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो बोल रहे हैं, आपके पार्टी के प्रभारी को भी आके क्या क्या बातें बोली, हमारा साथ नहीं दिया, साथ दे दो 10 साल तो फिर देखो क्या कमाल होगा। शैलजा जी कह रही हैं कि भाई कार्यकर्ताओं में इतनी खटास है कि एक दूसरे को नमस्ते करना पसंद नहीं करते। नहीं, ये बातें ठीक है, और आने वाले समय में काफ़ी, चाहे वो हमारे नगर निगम के इलेक्शन थे या अभी हमने जो ये HKRN का मुद्दा था उसमें सारे नेता आए थे, सभी नेता आए थे। और जहाँ तक बड़ी पार्टी है, कई बार इस प्रकार की बातें आ जाती हैं, लेकिन आने वाले समय में पार्टी मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी। अगर छोटी मोटी कोई कमी है तो शीर्ष नेतृत्व तो इसको देख रहा है, और जल्दी इनको जो आदमी इस प्रकार से पार्टी को कमजोर करने का काम कोई अगर करेगा तो मुझे लगता है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो सेंट्रल हाईकमान हो चाहे स्टेट का हो, वो उसको अच्छी तरह देख रहा है, और आने वाले समय में इसके आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अभी मैं यमुनानगर गया था। आप कह रहे हैं छोटी मोटी कमी, रोकूंगी, एक सवाल पूछते हैं फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा छोटी मोटी कमी हो तो चलिए हम भी इग्नोर कर दें कि कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। लेकिन एक नेता 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता को नसीहतें देते हैं, पार्टी के खिलाफ जहर बोने का काम करते हैं, कुछ नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, तो वो छोटी मोटी बात लग रही है? कुलदीप शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रही हूं मैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये देखना भी चाहिए, और खुद उन्होंने भी देखना चाहिए। और ये चीज़ें जो बाहर आके प्रेस के माध्यम से आप बोल रहे हो, या उन लोगों ने प्लेटफार्म पर बोलना चाहिए, ऊपर अपने हाई कमान से मिलना चाहिए और प्रदेश के हाई कमान से मिलना चाहिए। अगर कोई ग्रोसीज है तो उनके सामने रखनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस का कोई मतलब हायरार्की नहीं है क्या? कांग्रेस के नेताओं की सुनवाई नहीं होती है क्या? क्योंकि जितने भी नेता हैं मेजरली आके सामने बोल देते हैं कि भाई ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा को CWC से बाहर करो, सज्जन कुमार को आइडल कौन मान सकता है, ये पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी में ही है, क्यों? देखिए, उनके पास कोई बड़ा पद भी नहीं है पार्टी का, और ठीक है, पहले वो स्पीकर भी रहे और रहे हैं, तो उन्होंने अपने पद के हिसाब से या किस पद पर है क्या है उस हिसाब से भी बात करनी चाहिए। आज मैं नया आदमी हूँ, मैं कोई पार्टी के अंदर बड़ी बड़ी बातें करूं तो मेरे लिए ठीक नहीं है। अभी मैंने काम करना चाहिए। अगर वो पार्टी के इतने बड़े वफादार है तो पार्टी पे काम करें, और कोई भी आदमी अगर उसको ग्रसिज है तो मेरी अपील हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं तो उनके पास, अगर पार्टी में देखा जाए तो मैं नया हूँ, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता में तो मैं उनसे सीनियर हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूँ
मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और मेरे सामने तो सारे दत्ता जी, मेरे सामने यमुनानगर में गया था, तो यमुनानगर में जो है मेरे सामने तो सारे लोग, जहाँ जाता हूँ पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, सभी वर्कर, सभी ब्लॉक अध्यक्ष मेरे साथ मीटिंग में आते हैं। नहीं, आपको तो हमने देखा, आपके चुनाव में भी हमने देखा, आपने तो सबसे हाथ जोड़ के आशीर्वाद भी लिया, सबके साथ मिलके सबके साथ चलने का काम किया। लेकिन दूसरे नेताओं की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा खटास है। आपके पार्टी प्रभारी जिलों के प्रवास में जा रहे हैं, साथ में आपके अध्यक्ष साहब भी जा रहे हैं, राव नरेंद्र सिंह जी, लेकिन वहां पर भी जूत बज ही रहे हैं कांग्रेस नेताओं में। नहीं, आप देखिए कि संजय दत्त जी के आने के बाद पार्टी में काफ़ी जान आई। हालांकि हमारे प्रभारी भी के हरिप्रसाद जी बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे और बहुत सोबर थे, लेकिन उन्होंने आकर बहुत कंटिन्यू जिस प्रकार से जगह जगह हर जिला भी हुड्डा साहब का स्टैंप लग गया था कि हुड्डा साहब का ही सुनते हैं और किसी का सुनते नहीं। बीके हरिप्रसाद साहब पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा अभी कि नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगा कि वो हर जिलों में जा रहे हैं। कोई हर जगह हुड्डा साहब थोड़ी जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, वो उनके साथ जा रहे हैं। तो जहाँ तक उसी की वो भी तो हमारे हुड्डा साहब भी तो हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं। अगर ये कहेंगे भी मेरे को तो नहीं कहा आज तक, अगर जिताने में अगर सबसे बड़ा रोल अदा है मैं कह सकता हूँ तो हुड्डा साहब का है, और बाकी सभी नेताओं को और का भी है। सबने जो जोर लगाकर कोई भी जो कहते हैं अगर कोई साथ नहीं देते तो शायद महाराज से नहीं होता। मेरे लिए सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन जहाँ तक हुड्डा साहब के मैं साथ मिलता हूं, मैं बहन जी शैलजा से भी मिलता हूं, मैं सुरजेवाला जी से मिलता हूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह से भी मिलता हूं, मुझे तो हर जगह सम्मान मिलता है। हुड्डा साहब नज़दीक है, मेरी कोठी के भी नज़दीक हैं और सेशन में भी हम मिलते रहते हैं। तो मुझे तो आज तक हुड्डा साहब ने ये नहीं कहा कि आप उनसे नहीं मिलना। आप कह रहे हैं कि भाई अब नए प्रभारी के आने के बाद चीजें ठीक हुई, लेकिन ऐसा क्यों है फिर? चौधरी वीरेंद्र को लेके, चौधरी वीरेंद्र के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को लेके आपके पार्टी के विधायक गोकुल सेतिया टिप्पणियां खुले मंच से सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, आपके जिला अध्यक्ष को ना जाने क्या कुछ कह रहे हैं। कितनी लड़ाइयां ओपनली क्यों करते हैं कांग्रेसी? मतलब पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोध साहब बैठ के बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? दत्ता जी, मेरे से मेरी सामाजिक बातें पूछो तो अच्छा, ये बड़े लेवल का मामला है। मेरे जो ना बैकलॉग की बात पूछो, मेरे रिजर्वेशन प्रमोशन की बात पूछो, स्पेशल कंपोनेंट की पूछो, एट्रोसिटी की बातें पूछो, वो भी पूछ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सबसे ज्वलंत मुद्दा तो यही है। पार्टी के अध्यक्ष से आपने बातें पूछनी चाहिए, और क्योंकि उनका बड़ा लेवल है पार्टी के शीर्ष, आप दिल्ली में रहते हो तो हमारे जो ना शीर्ष नेतृत्व से आपने बातें करनी चाहिए। तो मैं आप मिले तो नहीं, आप क्योंकि आप सबसे मिलते हो, सबके साथ चलने का काम करते हो, तो मैंने कहा आपसे भी पूछ लेती हूँ, कभी आपने कोशिश करी कि भाई हुड्डा साहब के साथ बैठे तो उनको बोला कि भाई शैलजा जी और सुरजेवाला साहब सारे मिलके चलो तो पार्टी का भला होगा? कभी ऐसी चर्चा हुई आपकी? नामांकन में सारे आए, नगर पालिका में इकट्ठे आए, इकट्ठे एक स्टेज पे बैठे थे, सारे आपस में बात कर रहे थे। हुड्डा साहब और शैलजा बहन जी इधर सुरजेवाला साथ बैठे थे, मैं भी साथ बैठा था। तो मुझे ज्यादा इनका आपस में क्या है, मुझे बनने के बाद कि मुझे ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन एक दो जो नाम लिए हैं, मेरा तो अनुरोध ही हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं पार्टी में सबसे जूनियर हूं, कि भाई आप सार्वजनिक ना बोलें, आप पार्टी प्लेटफॉर्म पर बोल लें। अगर कल आपकी सरकार ही नहीं बनेगी तो आप क्या लड़ाई लड़ोगे? तो मेरा तो यही अनुरोध है उनसे। तो मतलब आपको लग रहा है कि इस चीज को सीरियसली लेंगे, क्योंकि 3 बार से लगातार सरकार नहीं आ रही है। 2024 में तो आती हुई सरकार चली गई है, और तमाम आपके नेताओं की वो जो खर्ची पर्ची और जो नौकरियां इतनी हमें मिल जाएंगी, इतनी हम रख लेंगे, अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, इस तरीके के बयान, उसमें कहीं ना कहीं योगदान उन बयानों का ही रहा है। नहीं, आप ये देखिए कि इतनी भर लेंगे, आज कम से कम 5-6 लाख सेंक्शन पोस्टें हैं, 2-2.5 लाख भी नौकरियां नहीं है। तो इन्होंने कौन सा कर दिया? सारे आउटसोर्स कर दिए हैं, सारा एम्प्लॉइज रोडों पर है। नौजवान बच्चे जो ना अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, उनके जानबूझ के जो ना कम से कम 150 से ज़्यादा पेपर कैंसिल होते हैं। तो कौन सी ये अच्छे काम कर रहे हैं? तो जनता देख रही है। चंदा चोरी का मामला राम को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, बच्चों को पीटा, लड़कियों की बेइज्जती की। आज हमारे जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश में छात्रों से मिलने जाते हैं तो हमारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। पहले से ही कह रहे हैं कि भाई युवाओं को भी पैसे दे के बुलाया जा रहा है, उनको कह रहे हैं कि भाई इतने पैसे ले लो, ये बढ़िया सी रील बनाते ना राहुल गांधी के लिए। क्या बात है, एक आधी लेके तो है राहुल गांधी की, जिस तरह पैलेट गन में जिन बच्चों पर पैलेट गन लगी थी वो सामने लेके आए, लड़कियों जिसके साथ दुर्व्यवहार सामने लेके आए। ये तो ये कहते हैं कि 2879 आदमी क्रिमिनल आए थे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर, एक आदमी पुलिस ने नहीं पकड़ा, सारी पुलिस आपके हाथ में थी। और आपने देखा सेशन के अंदर देश का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, एक दिन पार्लियामेंट में, ये काला दिन है देश के लिए कि पूरा सदन में एक जवाब देने नहीं आया कि बच्चों को किसने पीटा, किसके आदेश। इतनी बात तो राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। अगर जहां तक आप ऐसे इंसान पर, मैं कहता हूं कि मैंने तो बहुत नजदीकी से परिवार देखा है, जितना करुणामयी परिवार है,
जितना मैं कहता हूँ कोई ईगो नहीं है किसी प्रकार की भी। मैं और बिल्कुल नजदीक रह के देखा दत्ता जी मैंने, और उस परिवार में, और आज तक मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं दिल्ली में सेशन में सबके बीच में रहा हूँ, किसी भी नेता ने मुझे, एक आदमी ने भी नहीं कहा, मेरे ऊपर ऐसा नहीं टेका कि आपको राज्यसभा भेज दिया, आप ये करिए वो करिए। नहीं, आप जैसे काम कर रहे हैं समाज के, बाबा साहब के विचार, हमारे गुरुओं के विचार, हमारे जो ना संविधान के अनुसार राइट्स, आप जैसे जो नौकरी में रहते हुए काम कर रहे थे आप उसी तरह काम करें। आप मुझे 4-5 महीने हो गए, मैंने कम से कम 90 प्रोग्राम कर दिए समाज में जा जाके, हमारे सामाजिक संगठनों के द्वारा। मेरी पार्टी के तो किसी नेता ने मुझे नहीं रोका। मुझे कुछ भी बोलना, चाहे जय भीम बोलूँ, नमः बुद्धाय बोलूँ, जय संविधान बोलूँ, जय कांग्रेस बोलूँ, या हमारे महापुरुषों की बात करूँ, मैं खूब दबा के कर रहा हूँ और जा रहा हूँ। और मैं ये आपका आश्वासन दिला सकता हूं कि आने वाले समय में जो जिस तरह की ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद नहीं होंगी। ये रिजल्ट आपके सामने आएंगे। अच्छा, दलित समाज का जो वोट बैंक रहा है, कांग्रेस का बहुत ही मजबूत वोट बैंक एक तरह से ये रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव में जो हुआ, कुमारी शैलजा को ये कहा गया कि भाई उनकी इंसल्ट हुई जिससे दलित समाज छिटक गया। आपको लग रहा है उसको वापस लाने का आप काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कुछ हद तक वो समाज वापस से कांग्रेस पार्टी के साथ आप जोड़ने का काम कर पाएंगे? बहुत तेजी से, जिस प्रकार से कांग्रेस का ऐसी सेल है, हमारे आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी और हम लोग, डॉक्टर अनिल जैन जी, हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। जिस प्रकार से लोग हमें, हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ मिल रहे हैं, अपनी बात मन की कर रहे हैं। और हमने बता रहे हैं कि 90 प्रोग्राम मैंने हरियाणा में कर लिए, कम से कम 10-15 प्रोग्राम में यूपी करके आ गया, 7-8 प्रोग्राम में पंजाब में करके आया हूँ, 4-5 प्रोग्राम अन्य राज्यों में मैं जा चुका हूँ। तो जो शेड्यूल कास्ट है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं दिल्ली के अंदर, बहुत ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, मुझे बहुत बुलाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं जगह जगह, और रोज वेट करते हैं, रोज मिलते हैं, नए नए लोग रोज आ रहे हैं। अभी हमने यमुनानगर में किया तो बहुत ही लोग जो बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर जी की पार्टी में थे, वो लोग आए, मेरे से मिले और उन्होंने बात करी, और वो जुड़ते जा रहे हैं। और आने वाले समय में आपको रिजल्ट आएगा कि पूरे देश में, यूपी में हम एक नए रिजल्ट देंगे आपको। और पंजाब में भले ही वो कुछ आपस में इस तरह की बातें हो रही हो, लेकिन हमारा जो समाज, जो जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोलकर आपस में कहा कि आपको अधिकार देंगे, आपस में दलितों में लड़ा करके चमार चमार कहा गया, लेकिन वो बात करने के बाद भी इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। आज सारी आउटसोर्सिंग कर दी है। हमारे समाज की कोई भी बड़ी योजना आज तक इन 12 साल में कोई भी लागू नहीं करी, केवल दलितों को लड़ाने का काम के सिवाय इन्होंने कोई काम नहीं किया। जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन हुआ और युवाओं ने तमाम जो अपनी मांगे थी वो सरकार से रखी, यहाँ तक कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक हो गया। ऐसे में आपको लग रहा है कि हरियाणा में भी आप युवाओं को जागृत करने का काम करेंगे और पेपर लीक हो या फिर बेरोजगारी हो, तमाम ऐसे विषयों पर युवा ताकि एक साथ आए और सरकार पे प्रेशर बनाए, कुछ इस तरीके का काम हो? क्योंकि आपने HKRN को लेके तो इसी संदर्भ में प्रदर्शन भी किया कि भाई इनको पक्का करो, आप पक्की नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? केवल पक्का करो नहीं, हमने ये वायदा किया है आने वाले समय में ऐसे डिपार्टमेंटों को बंद करेंगे, और जो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हैं उनकी पॉलिसी बनाकर उनको रेगुलर करेंगे, और आने वाले समय में हम रेगुलर भर्ती करेंगे। और हमने ये बड़ा काम जो है ना, ये घोषणा की पूरी पार्टी के सभी नेता ने, सभी एकजुट ने, जैसे आप कहते हो अलग है, ये सारे लोग वहाँ स्टेज पर बैठे थे। अभी पंचकुला में प्रोग्राम किया। और जहाँ तक युवाओं की बात है, बिल्कुल उनकी हम जो है ना भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो भारत लेवल पर अगर आप देखोगे, सेंट्रल लेवल पर जननायक राहुल गांधी जगह जगह बच्चों में जा रहे हैं, और इसी प्रकार मैं भी खुद भी मैं बच्चों में जा रहा हूँ। और केवल शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास नहीं, अदर कास्ट के लोग भी मुझे बड़े आदर से मिलते हैं, और मैं उनकी बात बड़े प्यार से सुनता हूँ। और हम आने वाले समय में पूरी पार्टी लेवल पर जो है युवाओं को इकट्ठा करेंगे, और उनके भविष्य की हमें चिंता है। और इस प्रकार का, जिस प्रकार से एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं या आउट हो रहे हैं, उस पर हम पूरा बैन लगाएंगे। और संसद का मानसून सत्र तो चल नहीं पाया, आपको लग रहा है हरियाणा का विधानसभा मानसून सत्र चल पाएगा? कैसे चल पाएगा? पार्टी ने फैसला किया, पहले रेगुलर करो, जो वायदे करे थे उस पर करो ना। आज कभी कभी आपस में भड़का रहे हो। आपने क्या किया, आप बताएं। आपकी सरकार के आने के बाद आपने कितनी भर्तियां की, और सारी नौकरियां नोट फाउंड स्टेबल कर रहे हो। आज आप लोगों को खर्ची नो पर्ची कर करके आप कह रहे हैं। आपने क्या किया, एग्जाम सारे आपने कैंसिल कर दिए। आपके बाहर के चेयरमैन लगाकर जो है यहाँ बच्चों को कहते हो कि इनको कुछ नहीं आता। आपकी यूनिवर्सिटियों द्वारा जो बच्चे पास आउट हैं, उन बच्चों को कहते हो अब नालायक हो। हमारे तो बच्चों को नालायक बता दिया, हमारे तो प्रोफेसरों को जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनको नालायक बता दिया इस सरकार ने। मतलब विधानसभा का सेशन चलने नहीं देंगे आप? सरकार से
पूछेंगे। ना बच्चों के बारे में बताएं कि ये जो SKRN और जो रोड के ऊपर जो स्वीपर जो धक्के खा रहे हैं, आपने वादा किया था, क्या कर रहे हो आप? उसके पहले जवाब दें। और जो है ना हम तो यह भी पूछेंगे चंदा चोरी के बारे में कौन जवाब देगा? दे देश के अंदर पैसा तो हमारा भी गया, पैसा तो मैंने भी दिया है। और सभी लोगों ने, हमने यहाँ कॉलोनी में जब ये लोग आए, RSS के यही लोग घूमते हैं, वो लोग आए और उनके साथ हमने चंदा दिलवाया से भी अपनी मतलब पूरी राम मंदिर चंदा चोरी को लेके भी सेशन में सवाल है। आना चाहिए। देश का मुद्दा है, केवल अयोध्या का मुद्दा थोड़ी है। हमारी भावना भी तो आयत हुई है। लेकिन वो तो कह रहे हैं चोरी हुई नहीं राम मंदिर में। तो क्या क्या बाउंडर आ रहा है? फिर सारा श्वेत पत्र जारी कर देना, किस किस ने कितना पैसा दिया और बताएं, क्लियर बोल रहे हैं। यही तो जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों इंक्वायरी बैठा रहे हैं? कभी कोई जुडिशरी इंक्वायरी बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। कल कितने हमारे जो है धर्म गुरुओं ने वहां प्रदर्शन किया, उनको आने भी नहीं दिया गया। जिन धर्म गुरुओं ने इसका इतना इनको सरकार बनाने में योगदान दिया, आज वही धर्म गुरु कल प्रदर्शन करके आए, तो उनको जवाब दे दें। तो आप इनकी कथनी और कथनी में थोड़ी थोड़ी देर में फर्क पड़ जाता है। तो थोड़ी देर में उसको जस्टिफाइड कर देते हैं कि कृष्ण था, कृष्ण तो उगता था, ये तो कृष्ण सुदामा का खेल है। जस्टिफाइड करते हैं ऐसे काम को ये लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। पार्टी में तय हो गया है, ऊपर से ये आया है कि भाई सेशन में सवाल पूछने हैं और जवाब ना मिले तो बस सेशन चलने नहीं देना। नहीं, बात ऊपर की नहीं है, बात प्रदेश के भी नेताओं के, हमारे काफी सीनियर नेता हैं जिन्होंने विधायक दल की मीटिंग शायद आज फिर दोबारा हो रही है, तो उसमें ये फैसले लेंगे। और पहले भी विधायक दल की मीटिंग हुई है और सारे विधायक आते हैं और उसमें समाज हित में और राज्य हित में वो फैसला लिया जाएगा। और भविष्य में बच्चों का जो भविष्य है उसके ऊपर बिल्कुल पार्टी चिंतित है और हम चिंतित हैं। और हमारे सारे लोग अब रोडों पर आ गए हैं। हम रोडों पर जो है ना नौजवान बच्चों के साथ हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक इनकी लड़ाई लड़ते जब तक हम घर नहीं बैठेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो करमवीर बौद्ध साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे तमाम मुद्दों पर खुल के बातचीत की है और बता दिया है कि भाई सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे हर उस मुद्दे को लेके जिससे सरोकार आम आदमी का है, जिससे सरोकार युवाओं का है। जो परेशानियां युवाओं की है उसको सदन में उठाने का काम करेंगे। और पार्टी के नेताओं ने ये तय कर लिया है कि सिर्फ हरियाणा के मुद्दे ही नहीं, हरियाणा के मॉनसून सत्र में इस बार राम मंदिर की चंदा चोरी पर भी सवाल होंगे। और अगर सत्ता पक्ष जवाब नहीं देता है तो फिर हंगामा तो बरपेगा ही। बहरहाल इस खास